हेलो, वेलकम। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आप लोगों के लिए कुछ जो आज एक टॉपिक लाया हूँ जो कि रिवीजन के लिए है और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पिछले बार जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो पूछा है वो 2 नंबर में पूछा है बिहार बोर्ड में। तो अल्टरनेट क्या होता है कि एक बार में 1 साल के बाद दूसरी साल जो है अल्टरनेट जो होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर 5 नंबर में पूछा जाता है। किसका? डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये सब आपको जानना है। तो इसमें जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी क्लास में बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ बच्चे का जो है हो सकता है कि क्लियर ना हुआ हो, तो उसके लिए एक रिवीजन दे रहा हूँ और कुछ बच्चे का छूट भी गया था। तो रिवीजन के साथ साथ फिर से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि डीएनए जो है ये जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने दिया था। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर उम्मीद है बोर्ड आपको दिख रहा होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर यही आपको जानना है। तो सबसे पहली बात तो डीएनए का स्ट्रक्चर तो वो बात है, आप जानते हो कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी जीन का काम करता है। और 1950 के पहले इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था। किसके बारे में? डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन विल्किंस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है? विल्किंस। और इनके ही स्टूडेंट रोजालैंड फ्रैंकलिन, तो यहाँ मैं शॉर्ट में क्या लिखूँगा? फ्रैंकलिन। ठीक है। ये दोनों एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के बारे में जानते थे। देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर उसके बारे में जानना है कि ये दोनों जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? कहता है कि एक्सरे जो है उसकी सहायता से छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है और ये इसमें जो मॉलिक्यूल है किस तरह से ओरिएंटेशन है। मतलब इसका जो मॉलिक्यूल में जो जैसे मान लीजिए कि CO2 का आप स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तो CO2 में C और O का किधर ओरिएंटेशन है, किधर डायरेक्शन है। तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से ये दोनों जो हैं छोटे छोटे प्रोटीन या छोटे वायरस जो हैं, हाँ, वायरस का जो है डीएनए का स्ट्रक्चर देखा करते थे, लेकिन क्लियर उन्होंने कोई स्ट्रक्चर दिया नहीं। इनके बाद में आए वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, तो इसके पीछे एक कहानी भी है कि फ्रैंकलिन जो है ये रिसर्च के समय कुछ दिन के लिए छुट्टी में अवकाश में चली गई और ये वाटसन और क्रिक जो है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी में उतना मैच्योर नहीं थे। इनके पास भी टेक्निक था लेकिन ये क्या थे, उतना मैच्योर नहीं था। इसलिए विल्किंस के पास गए और उन्होंने कहा इन दोनों ने कि आप जो हैं थोड़ा तकनीक के बारे में हमको अच्छी तरह से बताइए और हम डीएनए के स्ट्रक्चर के हद तक पहुंच चुके हैं, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर हम जो है लगभग खोज कर चुके हैं, इसलिए आप हमको सहायता कीजिए। तो इन्होंने इसको सहायता किया, ये इन्वॉल्व नहीं थी। इसलिए जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर का नाम कि इसका जो खोजा गया है किसने, तो इनके साथ इनका भी नाम जुड़ता है, विल्किंस का। ठीक है। और इन तीनों का जो स्ट्रक्चर जो लोगों के पास है, आज दुनिया के पास है, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इस चीज़ के लिए इसको क्या मिला था? इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया
लेकिन 1952 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। अब जो डीएनए जो होता है हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा बेसिक जान लें कि हम लोग का जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है आपका क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में दो चीज़ से मिलके बने होते हैं। क्या क्या आप जानते हो? एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चूँकि मैं क्लास में ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका हूँ कि डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम जो है फिर सुपर क्वाइलिंग होता है, धीरे धीरे करके एक धागा बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनता है। यानी कि आप कह सकते हो बेसिकली कि ये जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए को संभालने के लिए, यानी कि डीएनए को क्या करना है, एक संकुचित अवस्था में, एक कंडेंस्ड फॉर्म में कहाँ रखना है, न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप कहोगे सर जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आप जानिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जिस जगह ये क्रोमोसोम होता है उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड तो कह सकते हैं आप कि इस क्रोमोसोम चाहे न्यूक्लियस हो ना हो, उसमें क्या होता है आपका डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन होते हैं। यूकैरियोट में ये प्रोटीन होते हैं, जबकि मैं बता दूं कि इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। इसमें एक अलग प्रोटीन होता है डीएनए को संभालने के लिए, डीएनए को कंडेंस्ड फॉर्म में रखने के लिए, जिसका नाम है पॉलीएमिन्स। क्या नाम है? पॉलीएमिन्स। तो ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यूकैरियोट में जो है आपका क्या होता है, तो यूकैरियोट में आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, और आपका जबकि प्रोकैरियोट में आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन फिर भी डीएनए को क्या होना है, कंडेंस्ड फॉर्म में रखने के लिए, यानी डीएनए का धागा थोड़ा लंबा होता है, अगर खुल जाए तो वो कंडेंस्ड मतलब सिकुड़े फॉर्म में रखने के लिए कुछ प्रोटीन मदद करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान गए कि डीएनए कहाँ रहता है, यानी क्रोमोसोम में, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो यूकैरियोट में डीएनए यहाँ होता है, प्रोकैरियोट में जहाँ भी ये स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट में खास करके बैक्टीरिया में जितने भी होते हैं तो वहाँ डीएनए होते हैं। इसी डीएनए का हम लोग को स्ट्रक्चर को जानना है। तो सबसे पहली बात कि किस टेक्निक का यूज किया, तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, लोग इसको कुछ बुक में लिखा है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये पैटर्न दोनों चलता रहता है, लेकिन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी की टेक्निक की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर खोज किया। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने एंड विल्किंस ने। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला इस खोज के लिए। इनको भी मिल सकता था, लेकिन ये जो हैं ये लड़की हैं, ठीक है, ये लड़की थी सॉरी, तो ये फ्रैंकलिन को इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये लगभग वही 38 या 36 वर्ष में इनको कैंसर हो गया था और ये मर चुकी थी, तो मरने के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला। अब जो स्ट्रक्चर दिया किसका, डीएनए का, वो कैसा है, तो वही चीज़ को जानना है। पहले तो मैंने बेसिक बताया कि डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ होते हैं, तो क्रोमोसोम में होते हैं। अगर यूकैरियोट क्रोमोसोम है तो उसके साथ क्या है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर ये प्रोकैरियोट की कोशिका है तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे आपका मुख्य जो है मेन क्रोमोसोम है उसमें कुछ पॉलीएमिन्स जो होते हैं प्रोटीन के साथ रैप करके ये कंडेंस्ड फॉर्म में, यानी सिकुड़ा हुआ फॉर्म में ये क्या रहता है, क्रोमो डीएनए मौजूद रहता है। अब कहोगे सर सिकुड़ा हुआ फॉर्म में क्यों रहता है, तो मैं एक सवाल कहूँगा, धागा बहुत लंबा होता है और ये जो न्यूक्लियस है किसके अंदर, सेल के अंदर, ये बहुत छोटे जगह हैं, इसलिए अगर किसी के साथ मिलके कंडेंस्ड नहीं होगा, सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो ये एडजस्ट नहीं करेगा। तो इतना आपने एक बेसिक चीज़ सीखा कि खोज किसने किया था डीएनए का स्ट्रक्चर का, वाटसन एंड क्रिक ने। इसीलिए इस मॉडल का नाम देते हैं डीएनए स्ट्रक्चर का क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या देते हैं इसका नाम, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। चूँकि उन्हीं का मॉडल जो है दुनिया में सर्वमान्य है, सभी लोगों ने माना है, सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वाटसन एंड क्रिक का दिया हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कभी पूछ दे तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बनाए तो वही जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, और डीएनए का स्ट्रक्चर भी बोले तो वही बनाना है, ठीक है। तो अब आपको जो है
डीएनए के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा जुड़ जाइए और मस्ती से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, समझना सब चीज़ है। पहली बात तो डीएनए को उन्होंने जब देखा, किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, तो उन्होंने कहा कि 2 स्ट्रैंड का बना होता है। 2 स्ट्रैंड का मतलब कि धागे, यानी कि आप स्ट्रैंड का मतलब समझो धागा, 2 धागे का बना होता है और वो हेलिकल फॉर्म में होता है। हेलिकल फॉर्म कहने का मतलब, कभी आप देखे होंगे किसी मकान के बाहर सीढ़ी ऐसे वैसे होता है, सीढ़ी, तो उसी सीढ़ी के जैसा हेलिकल, ठीक है ना, हेलिकल फॉर्म में होता है। या तो आप जो हैं कि कभी किसी का जो है बाल देखे होंगे तो करली टाइप का होता है, ऐसे 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 हेयर, उसी के जैसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन कितने धागे का होते हैं, कितने स्ट्रैंड का, 2 स्ट्रैंड का। और तब हम यहाँ पर बनाते हैं उन्हीं का स्ट्रक्चर। कितने धागे का होते हैं, 2 स्ट्रक्चर का, और हेलिकल फॉर्म में होता है, दोनों साथ साथ, ठीक है। तो ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर मैं छोटा ऐसा बना रहा हूँ, ऐसे आप ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर वापस ऐसे ले जाएंगे, फिर वापस ऐसे ले जाएंगे, चलते रहेगा, क्योंकि डीएनए का छोटा पार्ट हम दिखा रहे हैं कैसा होता है। तो इसके साथ एक दूसरा और स्ट्रैंड इसी के जैसा हेलिकल, सेम जैसा ये जाएगा वैसा ही, क्योंकि दोनों का जो है ये स्ट्रक्चर जो होता है और डिस्टेंस दोनों का मेंटेन होता है। इस दोनों धागे के बीच में डिस्टेंस एकदम मेंटेन, थोड़ा सा भी डिस्टेंस जो है हल्का भी जो है दूर नहीं होगा। जिसे रेलवे का पटरी देखा है ना आपके, बस उसी तरह डिस्टेंस रहेगा। लेकिन एक चीज़ जानेंगे, एक छोर को कहते हैं 5 प्राइम, इसका दूसरा छोर को बोलते हैं 3 प्राइम, ठीक है। उसी तरह थोड़ा दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो ऊपर कर देते हैं। एक छोर को बोलते हैं 3 प्राइम और दूसरा छोर को बोलते हैं, आप यहाँ पर 3 प्राइम, तो इसका दूसरा छोर हो जाएगा क्या आपका, 5 प्राइम, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 धागे हैं, जैसे यहाँ पर है कोई, नहीं है, अगर कोई रस्सी रहता तो मैं आपको दिखाता। ऐसे करके एक धागा गया है और उसी के जस्ट पैरेलल समान दूरी में ऐसे करके दूसरा धागा गया है, ठीक है। और ये दोनों धागा जो होता है, इसके बीच में डिस्टेंस जो देखा किसने, वाटसन और क्रिक ने, उन्होंने मेजर किया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हुआ 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो जानते हैं कि 10 टू द पावर कितना होता है, -10 मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20 × 10 टू पावर 10 मीटर, 20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा। यहाँ आपको लगता है कि सटा हुआ है, जी नहीं, सटा हुआ नहीं है, आपको क्रॉस दिख रहा है, जिसे देखिए ये फिगर, और यहाँ पर देखिए ये कभी भी सटा हुआ नहीं है, ये अलग है। तो आपको ऐसा लगता है, इसलिए इसके बीच में भी दूरी कितना होगा, 20, यहाँ भी कितना होगा, 20, यहाँ भी 20। अब तो समझ गए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन है। तो इसका मतलब है कि इसका पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी का मतलब जो ये इसका सिरा है, एक 5 है दूसरा 3 है, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल, पैरेलल है लेकिन उल्टा है। इसको इसलिए कहते हैं, ये दोनों क्या है, ये धागा, ये बोथ स्ट्रैंड जो होते हैं, बोथ स्ट्रैंड क्या होते हैं सर, सब इसी में लेंगे, सब पॉइंट इसी में लिखेंगे हम लोग, लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसी फिगर में टोटल का टोटल पॉइंट लिखेंगे। बोथ स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल। अब जो है ये जो है ऐसे धागा जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जैसे हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये मेरा बैकबोन कहलाता है। बैकबोन तो जानते हैं, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। और आपका भी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैकबोन, ठीक है। इसी तरह ये इसका बैकबोन है, इस बैकबोन से सब चीज़ जुड़े हुए हैं। ये जो आपका रिब है, रिब समझते हैं ना, ये जो पसली है आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं ये रिब, ठीक है, ये रिब्स जुटे हुए रहते हैं, यानी कि बैकबोन से सब जुड़े हुए हैं। पूरा जो ये बेस है, इससे सब जुड़ा हुआ है बॉडी, ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ पर आपका जो सिर है, इस पर भी जुटा हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये जो है, ये जो आपको धागा दिख रहा है, एक्चुअली जो ये है सर बैकबोन है। क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन,
बस जैसा नाम है बैकबोन का उसी तरह, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हड्डी का नहीं बना हुआ है, ये शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। क्योंकि ये जो डीएनए है ना, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ चाहिए बनने के लिए। आपको रफ करके मैं समझा दे रहा हूँ कि ये जो है, यहाँ समझिए एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ दूसरा है, और यहाँ पर क्या है, तीसरा है, और यहाँ इसके सामने जस्ट ये एंटी पैरेलल है तो इसके सामने भी होगा ए न्यूक्लियोटाइड, जिसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, सब सामने इसी तरह जाएगा। तो ये एक जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये बना हुआ रहता है 3 चीज़ से। क्या क्या? तो एक रहता है शुगर से, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि शुगर, और दूसरा जो है इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस तो आपको मैंने पहले भी बताया है और आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं आपका डबल रिंग का होता है, और एक दूसरा जो होता है वो कितने का होता है, आपका सिंगल रिंग का होता है। कितना का होता है बाबू? सिंगल रिंग का होता है। तो डबल रिंग जैसे बेंजीन का देखा है ना आपने, बेंजीन के साथ ऐसे होता है आपका ऐसा समथिंग, और ये ऐसा होता है। ये आपका ये डबल रिंग में 2 होते हैं, एक एडेनिन होते हैं और दूसरा ग्वानिन, जबकि सिंगल रिंग में 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पाए जाते हैं 2, एक एडेनिन और दूसरा थायमिन। आप कहोगे सर तीसरा क्या होता है सिंगल रिंग में बेस, नाइट्रोजनस बेस? तो उसका नाम है यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल जो है इस डीएनए में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कशन में नहीं रखेंगे। और आपको जानना है कि शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या एक जुटा रहता है, तो फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुटा रहता है? तो फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ मिलकर बनाता है एक ये जो लाल वाला दिखाएं आपको, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये भी 3 चीज़ से बना हुआ होता है। तो होता क्या है, ये बाहर का जो सिरा है ना, ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन बन जाता है, अंदर की ओर क्या आ जाता है आपका, बेस। तो यानी इसीलिए कहा जाता है इसको बैकबोन। मेरी बात को आप क्लियर कॉन्सेप्ट करके रख लें कि ये जो है आपका ये 3 चीज़ से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये शुगर और फॉस्फेट ऊपर की ओर रहता है, ये जो धागा है, और अंदर की ओर क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस। तो किसी में नाइट्रोजनस बेस आपका ए होगा, किसी में आपका क्या हो सकता है, जी भी हो सकता है, फिर आपका किसी में टी भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट इधर भी देखिए, लेकिन इसका अपोजिट नेचर का होता है। देखिए एंटी पैरेलल है। अगर ए है तो याद रखेंगे डीएनए में ए के साथ हमेशा टी जुड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको जो है दूसरे पेन से आपको दिखा दे रहा हूँ, मार्कर से। यहाँ पर टी है, इधर भी क्या है, बैकबोन, यही शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन। ऐसे ये समझिए हाथ मेरा, ये बैकबोन, ठीक है। इसके अंदर की ओर क्या लटका हुआ है आपका, ये आपका लटका हुआ है आपका नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन या टी है, तो एक सामने टी है, जी के सामने हमेशा सी रहता है, फिर अगर टी के सामने ए है तो ये टी के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। तो देखें कि नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर होता है, जबकि बाहर की ओर क्या होता है, ये बैकबोन होता है। इसीलिए कहा जाता है क्या, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जो ये रफ मैंने आपको किया था समझाने के लिए, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, चूँकि हम लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएँ, चाहे जहाँ भी पूछे जाएँ, आपको बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, या जहाँ भी पूछा जाए, वेटनरी में, एग्रीकल्चर में, नीट में, जो भी हो, तो आपका क्लियर हो जाए। चलिए, यहाँ पर तो आपने सीखा, ओके। चलिए, लेकिन एक चीज़ जानेंगे। उन्होंने, क्रिक ने कहा, वाटसन क्रिक ने, कि एक और टी के बीच में क्यों जुटेगा, क्यों सामने रहता है? क्योंकि ए और टी, ये जो अपोजिट स्टैंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है कुछ बंधन से। क्यों जुड़ा रहेगा भाई? मान लीजिए दोनों पैरेलल जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है हवा में, जैसे कि सांप चलता है आपका ऐसे ऐसे, उसी तरह है। लेकिन आपका 2 धागे हैं, तो दोनों धागे जो हैं हमेशा हेल्ड होता है। क्यों हेल्ड होता है? किसी बंधन से, किसी बॉन्ड से। वो बॉन्ड जो होता है आपका कोवलेंट टाइप का होता है। कोवलेंट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मतलब कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो होता है बॉन्ड होता है। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, अब तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बहुत सारे होते हैं, तो आप जानते हो। तो ये जो है ए और टी के बीच में एक बॉन्ड होता है
जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो 2 लाइन से दिखाया, ये याद रखेंगे। कभी पूछा जाता है कि ए और टी के बीच में आपका कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो आप कहते हो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी के सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी के बीच में फिर वापस आ जाए कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये रिंग बढ़ते जाता है और दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ रहता है, ठीक है। और आगे हम नहीं दिखा रहे हैं किसको, ये डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक सवाल है सर कि जिस तरह ईटा ईटा को जोड़ते हैं तो सीमेंट बीच में आता है, ये डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो सिंपल भाषा में न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये किससे जुड़ा होता है। तो सर इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम है, इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। इस बॉन्ड का, ये है कोवैलेंट टाइप का, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसका नाम है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या मैंने बोला, फिर से बोलेंगे आप, अपने में दोहराएंगे जहाँ भी आप देख रहे होंगे वीडियो। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी आपका क्या हुआ, ब्लू वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी आपका क्या हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो याद रखेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और फिर यहाँ ए और टी, फिर आगे जी सी, जैसा सीक्वेंस आ जाए उस तरह से अपोजिट में होगा। अब तो जान गए, ए के सामने टी और जी के सामने सी। चलिए, इस तरह से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल में जाता है। अब सवाल है, उन्होंने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करा, इसका देखा इन्होंने, तो देखा क्या, जिस तरह से जैसे यहाँ पर आप हेलिकल फॉर्म में जाते हैं ऐसे ऐसे, तो इसी से, इसी पॉइंट समझेंगे, इसी से ऊपर जैसे इसी के सामने आ गए तो कितना डिस्टेंस मेंटेन किया। यानी कि आपको मैं ऐसे दिखा दूँ इसी से, जिससे मैं आपको ये जिससे मैं इसको रब करता हूँ, ये जो है, ये जो अगर हेलिकल फॉर्म में ऐसे है, तो जैसे ये हेलिकल फॉर्म में ऐसे हुआ, तो जिस तरह यहाँ से ये पॉइंट देख रहे हैं, इसी पॉइंट में ऐसे यहाँ पर कितना दूरी पर ये होता है, यानी कि धागा जो है यहाँ से ऐसे हेलिकल फॉर्म में गया तो ऊपर में जस्ट इसके पॉइंट में कितना डिस्टेंस होता है। तो कहता है ये डिस्टेंस जो होता है आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी आप समझिए कि यहाँ से, मानिए यहाँ से आपका जो है इसी फॉर्म में यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से। फिर अगर यहाँ से यहाँ आए, तो अगर मानिए कि इसके सामने ये, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, और इसका जो है आपका इसी धागा का यहाँ है, तो यहाँ आ जाइए। क्योंकि ऐसे घूमेगा तो आपको लगता है यहाँ मिला है, तो यहाँ पर नहीं, इसके सामने ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कितना दूरी होता है, जहाँ से आप देखेंगे उसके जस्ट नीचे पॉइंट में कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो आपको पहले ही बता दिए कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये 34 एंगस्ट्रॉम हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि 34 एंगस्ट्रॉम उसका दूरी हुआ, एक हेलिकल जिस पॉइंट से आप नीचे नापना चाहते हैं उसी तरह वो हेलिकल नीचे पहुंच जाता है धागा, तो कितना दूरी होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो अब एक बात है कि यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो ये 34 में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ऐसा कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो कहता है ये न्यूक्लियोटाइड 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। तो इसमें कितना होता है आपका, 10 बेस पेयर, यानी कह सकते हो 360 घूम गए हम। यहाँ से नीचे से स्टार्ट किए और डीएनए के ऊपर में 360 घूम गए, लेकिन यहाँ 360 यहीं पर नहीं घूमे, हेलिकल फॉर्म में तो ऊपर गया। तो कितना हुआ, तो 34 एंगस्ट्रॉम हुआ। लेकिन ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 10। तो 10 बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस, अब पी मतलब पेयर इसलिए बोला कि इसके सामने एक और रहेगा, इसके सामने एक और रहेगा, तो 10 बेस पेयर हुआ। कितना दूरी हुआ, 10 बेस पेयर। जनरल लोग कह देते हैं कि 10 न्यूक्लियोटाइड भी होता है, तो वही हुआ। न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक छोर को गिना है इन्होंने, एक धागे को, एक स्ट्रैंड को गिना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। और अगर आपको दोनों को गिनना है तो आपको पेयर में बोलना पड़ा, तो 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और कितना दूरी होता है एक हेलिकल का, 34। अब कैलकुलेट तो आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स आप अच्छे से जानते हो, मुझसे बेटर जानते हो क्या, कि 34 में कितना है, 10, तो एक के बीच में कितना होगा, ये दोनों के बीच में नहीं, एक के बीच में कितना दूरी होगा यहाँ पे,
तो इस दोनों, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। जैसे एक 50 आदमी जो है, आप कहते हैं ना कि 100 जो है मैंगो खा लिया, यानी एक आदमी कितना पड़ा, तो कहते हैं ना कि 100/50 2 मैंगो। उसी तरह कि 10 के बीच में कितना है, यानी 34 के बीच में 10 है, तो एक के बीच में कितना होगा 34/10, तो कट के कितना हो गया आपका, ऊपर गया तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी इसके और इसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच दूरी। फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, वही होगा 3.4। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे, लास्ट तक, तो आपका कितना होगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी कितनी होती है सर, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिगर में थोड़ा वेल डायग्राम दिखा देना है, वो समझ जाएंगे जो भी सर होंगे, ठीक है। तो इसको आप मिटा दीजिए। अब एक चीज़ आपको दिखने को मिलेगा कि ऐसे जब दो धागे जाते हैं तो दो धागे के बीच में गैप दिख रहा है आपको, ये ऐसे और ऐसे, तो दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि पैरेलल जा रहा है ऐसे ऐसे, तो दोनों बीच में गैप है, तो ये छोटा गैप है। तो छोटा गैप को बोलते हैं, ये छोटा गैप है, इस छोटा गैप को बोलते हैं माइनर ग्रूव। ग्रूव का मतलब एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ खाई, गड्ढा। ये कैसा दिखता है आपको, माइनर, छोटा गड्ढा कह सकते हो, लेकिन आपको छोटा गड्ढा बायोलॉजी है, ये नहीं चलता है हिंदी में, ठीक है। आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, क्या, माइनर ग्रूव, ठीक है। क्या बोले आपको, माइनर ग्रूव। और दोनों धागे के बीच में देखा, लेकिन दोनों धागे जब ऐसे ऐसे होगा तो इस दोनों धागे को छोड़ के देखेंगे खाई, तो आपको ये बड़ा खाई दिखेगा, जिसको कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको, मेजर ग्रूव, ठीक है। इसको नहीं समझ पाए तो फिर से मैं एक बात करता हूँ कि दो धागे अगर ऐसे ऐसे गया, तो दो धागे के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। हाँ, चूँकि दोनों को जाने के बाद एक गैप बनता है, और दोनों धागे जो ऐसे ऐसे गया तो उसके बीच में भी गैप बनता है, उसको कहते हैं मेजर ग्रूव, ठीक है। अगर हाई स्टडी में आप पढ़ेंगे तो कहता है इसका क्या काम है, तो यहाँ पर प्रोटीन जो है एडजस्ट करता है, ठीक है। जब रेप्लिकेशन वगैरह होता है तो यहीं पर प्रोटीन आकर के पहले बैठता है, एंजाइम वगैरह जाकर बैठता है, तब जाकर इसका रेप्लिकेशन पे, ऑरिजिन पे इसको खोलता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वो सब बात की बात है, हायर एजुकेशन की बात है, मगर आपको यहाँ जानना है कि जो यहाँ दो होते हैं, एक माइनर ग्रुप एक मेजर ग्रुप, जिससे ये हुआ माइनर ग्रुप, और फिर जो है आपको बड़ा होगा वो मेजर ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ तक देखा, तो ये जो स्ट्रक्चर पूरी तरह से बताया उन्होंने, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और ये जो हेलिक्स है ये कितने हैं, डबल, तो डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि यहाँ डबल है यानी दो धागे का। तो इस फिगर का नाम जो है आप दे सकते हैं क्या, सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप, डीएनए का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप, बोलते ही हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोल सकते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। और किसी किसी बुक में लिखा रहता है, क्या पता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब कर्वी, और डबल मतलब दो धागे का कर्वी एक साथ, डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये तीन नाम, आपका सिंपल नाम तो डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका जो भी एक स्ट्रक्चर था डीएनए का, उसके बारे में मैंने बताया। बहुत कुछ खास नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला, फिर से एक बार रिवीजन है कि दो धागे से बना होता है, दोनों अपोजिट होता है, एक का एंड 5 प्राइम है, दूसरे का 3 प्राइम, हाँ, और दूसरे का 3 है तो फिर जाके उधर 5 प्राइम हो जाएगा। और दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, लेकिन अपोजिट है, क्योंकि एक का 5 है तो दूसरा का 3 है, इसीलिए इसको क्या बोले, एंटी पैरेलल। इसके बाद मैंने बोला ये किससे जुड़ा हुआ बना रहता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। और इधर का जो होता है ये क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, अंदर की ओर कौन धंसा होता है, नाइट्रोजनस बेस, इसलिए नाइट्रोजनस बेस इसका और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो है ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, तो क्या है 2, और जी और सी के बीच में। और इससे आपका हाई कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, कैसे, कभी कभी नीट में ये पूछ देता है, या पूछने का उनको ये है कि अगर कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये भी डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है,
इसमें जो है ए और टी और जी सी है, तो ए और टी, ए का मात्रा अगर मान लीजिए कि कितना है 10% है अगर मानते हैं, तो टी भी कितना होगा 10% होगा। तो लेकिन रहता कितना है 100, तो 100% हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 10 10 20, बचा कितना आपका 80। तो इसमें 80 में क्या होगा 40 होगा आपका, क्या आपका जी, और 40% आपका क्या हो जाएगा सी, तब तो 100 हुआ। तो इसका मतलब इस डीएनए में जीसी का मात्रा ज़्यादा है, और इसमें कह दिया कि 25% जो है आपका 25% ए है, तो टी कितना हो जाएगा, टी भी हो जाएगा 25%, एक सामने टी रहता है। सी कितना होगा 25%, और जी भी कितना हो जाएगा आपका, सी और जी भी कितना हो जाएगा 25%। तो देखिए इसमें जीसी का परसेंट ज़्यादा है। अब इतना दे दिया आपको, सीधा एक चीज़ देगा आपको, ए इतना है और इसमें जी इतना है, अब तो निकाल लोगे। तो कौन सा मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि जिसमें जी और सी का मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि 3 को तोड़ने में, तो यहाँ 3 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इसको तोड़ने में, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में, ठीक है, सेपरेट होता है। क्या वो होता है तो आप जानते हो, डीएनए रेप्लिकेशन के समय सेपरेट होता है, और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, उस समय भी क्या होता है, ये धागा दोनों ओपन होता है। तो उस समय ज़्यादा अगर जीसी होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और अगर ज़्यादा कम रहेगा तो कम एनर्जी लगेगा। तो ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसी पर है, आपको थोड़ा सा इसको ये यानी कि ये समान स्ट्रक्चर है, ये जो सामान्य स्ट्रक्चर है मानते हैं सिंपल है, लेकिन इस पर जो बहुत कुछ एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को आप बना लेंगे, एक बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, एक बार समझेंगे, और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर हम हैं, ठीक है। अब फिर आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लीजिए, और इसको एक बार आप जो है बनाएंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा सा आगे होगा। और ऐसे हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बी डीएनए है। क्यों? क्योंकि और कुछ लोगों ने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने, कि और स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसा होता है, तो कुछ वेरिएशन होता है इस डीएनए का स्ट्रक्चर से, कुछ वेरिएशन होता है। जैसे मैं बोल दूं, ये जो है हेलिकल तो हुआ, लेकिन किस तरह से, राइट हैंडेड, जैसे ऐसे राइट हैंडेड क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, ये तो इसलिए ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये हेलिकल फॉर्म में तो है, लेकिन ये किस हेलिकल फॉर्म में उन्होंने बताया था, राइट हैंडेड, हाँ, राइट हैंड हेलिकल, हैंडेड हेलिकल, ये हेलिकल है, यानी घूमता तो है दोनों डीएनए, लेकिन किस, तो राइट हैंड साइड में। और कुछ लोगों ने देखा कि कुछ और डीएनए हैं जो कि लेफ्ट हैंड में होते हैं, जैसे जेड डीएनए, उनका नाम दिया जेड डीएनए। और फिर ए डीएनए को खोजा, वो तो इसी तरह से होता है, लेकिन उसके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके दोनों धागे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है वो भी ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसलिए डीएनए का भी प्रकार देखा गया है, ए जिसका नाम दिया ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। लेकिन आपको जो है अभी मैं सिर्फ बी डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, जिन्होंने खोज किया था, किन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने। और ये बीटा यानी कि कहते हैं बी डीएनए कहते हैं, जो कैसा है, राइट हैंडेड क्वाइल है, ये लेफ्ट हैंडेड नहीं है, राइट, जब भी दोनों क्वाइल होगा तो राइट हैंड की ओर होगा। तो इतना ही स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, और लगभग आपका मोर और लेस सब जो है आपका एक कॉन्सेप्ट जो है मैंने देने का कोशिश किया। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आवे तो फिर से आप एक बार कह सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिसका छूटा है, जिनको समझ में नहीं आया। इसके बाद आज के लिए इतना ही। फिर मैं जो है आपको अगला चीज़ जो है, इस बार तो रिवीजन भी कुछ कराना है, चूँकि रिवीजन ज़रूरी है, चूँकि बहुत कम समय है, और कोरोना के कारण तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हुआ है ये पढ़ाई। हम तो इधर ही ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं, बहुत लोग तो बहुत पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे सर जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द भागलपुर के, जो भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी ने। लेकिन आपको जो है मैं कोशिश करते रहूँगा, इसी तरह से जो है इम्पोर्टेंस जो इसका छूटा है उनका भी दूंगा, और जो क्लास चल रहा है आपका ऑफलाइन वो तो चलता ही रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। तब तक इसको पढ़िए, और आपको समझ में नहीं आवे तो आप ज़रूर हमको कमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।